तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो विकिपीडिया है उसने एक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है कि मेरा नाम कभी पंकज सिंह रहा है या शमशेर सिंह रहा है। मेरा जो रियल नेम है वो शेर सिंह राणा है। फूलन देवी मर्डर केस जो हुआ, जिसकी वजह से आपको आजीवन कारावास भी हुआ। मैंने हमेशा यही बात बोली है कि उस हत्या से मेरा कोई भी लेना देना नहीं था, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसमें जो है एक एक्यूज़ था। हमेशा उसकी सीबीआई जांच की इंक्वायरी की जो मांग है फूलन के खुद के परिवार ने हमेशा की है। तो मुझे लगता है कि आपको जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े जो नेता हैं या फिर उनके परिवार के उनका जो पति जो उमेद सिंह है या कोई जो दूसरे लोग हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी खुल के आएँ जो लोगों को बड़े आश्चर्यचकित करें। जामनिया से लखनऊ जाते हुए वाराणसी में शेर सिंह राणा वी एक्सपर्ट न्यूज़ के ऑफिस गणेश धाम कॉलोनी नेवादा सुंदरपुर पहुंचे, जहां पर वी एक्सपर्ट के प्रबंध संपादक अजय सिंह ने उन्हें अंग वस्त्र व माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान न्यूज़ ऑफिस में कॉलोनी के कई मानिंद लोग उपस्थित रहे। लगभग 1 घंटे रुकने के पश्चात वो लखनऊ के लिए प्रस्थान कर गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी। इस वक्त हमारे साथ वो शख्स मौजूद हैं जिन्हें पंकज सिंह, जिनका नाम शमशेर सिंह, उसके बाद शेर सिंह राणा के नाम से आप सभी जानते हैं। आपको बता दें कि वे वही शख्स है जिन्होंने हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लाने का कार्य किया था। आइए हम आपसे रूबरू कराते हैं और कुछ विशेष जानकारी जो कि उन्हीं की जुबानी आपको बताते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शमशेर सिंह जी। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो जीवनी है वो कैसी है। देखिए, हम उसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो विकिपीडिया है उसने एक गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है कि मेरा नाम कभी पंकज सिंह रहा है या शमशेर सिंह रहा है। मेरा जो रियल नेम है वो शेर सिंह राणा है, और अगर मेरा बाय बर्थ जो नाम है जो मेरे माता पिता ने रखा और जो मेरा स्कूलिंग में स्कूल में जो मेरा नाम रहा तो शेर सिंह राणा ही रहा है हमेशा, और वही मेरा ओरिजिनल नाम भी है। लेकिन पता नहीं किस इन्फॉर्मेशन से जो है विकिपीडिया ने जो है नाम को चेंज कर दिया और पंकज बता देते हैं कि भाई पंकज भी मेरा नाम था या रहा है, बट ऐसा सत्य नहीं है। तो मैं ये सबसे पहले आपके दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो ओरिजिनल नाम है बाय बर्थ वो शेर सिंह राणा ही है। जी शेर सिंह राणा जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी जो जीवन की गाथा है, कहा जाए तो फूलन देवी मर्डर केस जो हुआ, जिसकी वजह से आपको आजीवन कारावास भी हुआ, वो क्या एक प्लानिंग के तहत था या आपने कुछ ऐसा दिमाग लगाया आपने कि इनको? देखिए, सन 2001 में जब मैं देहरादून में कॉलेज में पढ़ रहा था और आखिरी मेरा अंतिम वर्ष था ग्रेजुएशन का, तो तब फूलन देवी की हत्या में मेरा नाम आया। और उसके कारण की बात करें तो मैंने हमेशा यही बात बोली है कि उस हत्या से मेरा कोई भी लेना देना नहीं था, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं उसमें जो है एक एक्यूज़ था। ये मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि जो पुलिस ने आई विटनेसेस बनाए थे, विशेषकर फूलन देवी की जो सगी बहन है मुन्नी देवी जी, और जो उनके पीए थे कालीचरण जी, या जो पब्लिक के आई विटनेस थे, उन सब ने भी कोर्ट में यही बात कहा है कि शेर सिंह राणा ने हत्या नहीं की। हत्या जो है वो नकाबपोश लोगों ने की, जिनका चेहरा जो है वो लोग नहीं देख पाए थे। मंकी कैप जो पहनते हैं सर्दियों में, तो हत्या करने वालों ने वो पहनी हुई थी। तो किस बेस में आपको जेल में रखा गया, तिहाड़ जेल भेज दिया गया जब आपने हत्या ही नहीं की? तो देखिए, ये तो पुलिस बता सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस के ऊपर इतना प्रभाव था, इतना दबाव था कि उन्होंने जो है केस को सही दिशा में नहीं चलाया। यही कारण है कि हमेशा उसकी सीबीआई जांच की इंक्वायरी की जो मांग है फूलन के खुद के परिवार ने हमेशा की है।
चाहे फूलन देवी की माताजी रही हों या फिर उनकी बहन मुन्नी देवी रही हों, उन्होंने हमेशा ये मांग की कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अभी जो है संजय निषाद जी हैं, जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो भी समय समय पर जो है फूलन देवी हत्याकांड की जो है सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। और अगर सीबीआई जांच हो जाती इसमें, या आज भी हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपको जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए बड़े बड़े जो नेता हैं या फिर उनके परिवार के, उनका जो पति जो उमेद सिंह है या कोई जो दूसरे लोग हैं, हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी खुल के आएँ जो लोगों को बड़े आश्चर्यचकित करें। तो लेकिन वो जांच हुई नहीं, किसके दबाव में नहीं हुई, ये तो पुलिस बता सकती है। तिहाड़ जेल से आपका आया कि आप वहाँ से फरार हो गए। तिहाड़ जेल से निकल पाना संभव नहीं होता है, और इतनी सिक्योरिटी के होते हुए भी आप वहाँ से निकल गए, ये कैसे संभव हुआ? देखिए, जब मैं तिहाड़ जेल में था तो मुझे एक दिन ये जानकारी मिली अखबार के माध्यम से। हम लोग अखबार जो है पढ़ते थे वहाँ पे जेल में, तो ये पता चला कि जो हमारे आखिरी हिंदू सम्राट हैं पृथ्वीराज चौहान जी, उनकी समाधि अफ़गानिस्तान में है और जूते चप्पल मार के उनका अपमान किया जाता है। तो उस समय मेरे साथ कुछ तालिबानी आतंकवादी भी थे जेल में। तो जब मैंने उनसे ये कहा कि अब इसको भारत सरकार वापस ले आएगी, तो वो लोग हंसने लगे, कहने लगे कि ये तो हम अफ़गानी लोग ही हैं, पठान लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान से आके कुछ भी कर सकते हैं आपके देश में। आपको उकसा रहे थे क्या वो सुन? नहीं, वो शायद उसको सच भी बोल रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने आगे क्या कहा कि जब कोई 800 साल से नहीं ला पाया तो फिर अब सरकार नहीं ला पाएगी। तो मैंने कहा कि चलो, कोई नहीं ला पाया या सरकार नहीं ला पाएगी तो मैं जाऊंगा। उसी वक्त आपने मन में ठान लिया था? देखिए, ये मैं इसको अपनी डेस्टिनी मानता हूँ। ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि मैं वहाँ जाऊँ, अदरवाइज़ तो मेरे ऐसा मैंने कोई दिमाग लगा के वो बात नहीं बोली। वो प्रभु ने जो है मेरे ज़बान से वो बात निकलवा दी। वो मजाक करने लगे बल्कि कि आप पहले तिहाड़ जेल से ही निकल के दिखा दीजिए, हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम लोग तिहाड़ से नहीं निकल पाते हैं, तो आप पहले तिहाड़ से निकल के दिखाइए, फिर अफ़गानिस्तान जाने की बात कीजिए। तो ये एक डेस्टिनी थी मेरी कि फिर ऐसा ईश्वर ने एक वातावरण बनाया कि तिहाड़ जेल से भी मैं एस्केप हुआ, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी एस्केपिंग फरारी मानी जाती है। और सन 2004 में तिहाड़ जेल से निकलकर वाया बांग्लादेश और दुबई होते हुए मैं तिहाड़ जेल से आप किस तरह निकले, अगर हमारे दर्शकों को बताते हैं तो? ये क्या है कि मेरी एक, वैसे तो मैंने उसके लिए कई प्लानिंग्स बनाई, लेकिन क्या हुआ कि कई प्लानिंग्स बनाई लेकिन वो फेल हो गई। तो अलग अलग कारणों से वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो जिस प्लानिंग से मैं निकल पाया वो ये थी कि मेरी उस दिन कोर्ट की डेट थी। तो पुलिस, जो दिल्ली पुलिस है, वो मुझे कोर्ट में पेश करती थी। तो दिल्ली पुलिस के जो ऑफिसर पेश करने के लिए जेल से मुझे लेने के लिए आने वाले थे, उनसे कुछ समय पहले जो कुछ मेरे साथी थे वो पुलिस की वर्दी पहनकर तिहाड़ जेल में आए और लेकर मुझे जो है बाहर चले गए। उसके बाद जो है करीब 15 मिनट के बाद जो है, आधे घंटे बाद जो है, वो असली पुलिस वाले आए। और जब वो आए और जेल वालों ने उन्होंने कहा कि भाई हम शेर सिंह राणा को लेने के लिए आए हैं, कोर्ट में पेश करने के लिए, तो जेल वालों ने कहा कि भाई कितने शेर सिंह राणा चाहिए, वो तो जा चुके, आपके साथी उनको ले जा चुके। तो तब ये बात खुली कि भाई जो है शेर सिंह राणा तिहाड़ से फरार हो गए हैं। फरार होने के बाद आप कहाँ गए और किस तरह आपकी जर्नी रही अफगानिस्तान पहुँचने की? देखिए, सबसे पहले मैंने एक पासपोर्ट का बंदोबस्त किया। संजय गुप्ता के नाम से मेरा पासपोर्ट मैंने बना मेरा, और उस पासपोर्ट से मैं सबसे पहले बांग्लादेश गया। फिर वहाँ जाके मैंने जो है इस बात के लिए तैयारी शुरू करी कि मैं कहाँ से और कैसे जो है अफ़गानिस्तान जा सकता हूँ। तो मुझे शुरुआती ये जानकारी मिली कि सिर्फ दिल्ली से, इस्लामाबाद से और दुबई से ही पूरे वर्ल्ड में अफ़गानिस्तान के लिए फ़्लाइट जो है वो मिलती है। तो उसके लिए मुझे वीज़ा की ज़रूरत थी,
और इनमें से किसी देश से ही मैं जाना मेरा संभव था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि दिल्ली से मैं जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली की जेल से मैं फ़रार हूँ, दिल्ली पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तो मैं जो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान एम्बेसी है, मैं वहाँ गया और मैंने ये प्रयास किया कि भाई मुझे जो है पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाए और फिर मैं वहाँ से अफ़गानिस्तान चला जाऊँ। तो उनको कुछ शक हो गया मुझ पर कि भाई ये संजय गुप्ता नाम का पासपोर्ट है इसके पास, हिंदू व्यक्ति है और बोल रहा है कि मुझे पाकिस्तान जाना है और फिर वहाँ से अफ़गानिस्तान जाना है। तो उनको लग गया कि भाई ये शायद हाँ मतलब जासूस हो सकता है। तो उन्होंने मुझे पहली बार में तो नहीं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आप अगली बार आइए फिर हम बात करते हैं, है ना। तो 2-3 बार जैसे बातचीत हुई तो फिर वो मुझसे कहने लगे कि आप तो पाकिस्तान में ही जाके रहिए, उनको पता चल गया। तो मैं इस दौरान जो है मैंने मुंबई से जाके वीज़ा का बंदोबस्त कर लिया अफ़गानिस्तान के। और बंदोबस्त जब मेरा हो गया वीज़ा का, तो फिर मैंने जो पाकिस्तान एम्बेसी के लोग थे उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। तो वो बार बार कॉल करते थे। तो एक दिन जब कॉल आया तो मैंने कहा कि भाई आप बार बार मत किया कीजिए। वो कहने लगे नहीं, हमने आपके वीज़ा का बंदोबस्त कर दिया है, आप आ जाइए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए अब। तो कहने लगे कि अरे भाई संजय जी, संजय कहें कि शेर सिंह राणा कहें। मतलब उन्हें पता चल गया था? हाँ, उनको पता चल गया कि कहने लगे संजय कहें कि शेर सिंह राणा कहें। तो मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे कि जहाँ से आए हो वहीं भिजवा देंगे, वरना हमारी बात मानो। तो मैंने कहा भाई आपकी क्या बात माने, आप तो बम फुड़वाते हो हमारे देश में। तो कहने लगे कि नहीं नहीं, सबसे बम नहीं फुड़वाते, और आपके देश के तो कई लोग जो है लाहौर में और इस्लामाबाद में, कराची में रहते हैं, बड़े अच्छे से हम लोग रखते हैं, और आप वहीं पर ही बिजनेस कीजिएगा। इधर आप पकड़े गए तो दोबारा से आपको तिहाड़ जेल में जाना पड़ेगा, जेल काटनी पड़ेगी। वो पाकिस्तान में आपको रखना चाहते थे? मतलब लालच दे रहे थे। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, हम अपने देश में ही रहेंगे, भले ही जेल में भी रहना पड़े, तो आपसे मेरे को कोई वास्ता नहीं रखना। फिर मेरी थोड़ी हॉट टॉक हो गई बातचीत में, तो फिर मैंने वो फ़ोन काट दिया, मोबाइल भी वो तोड़ दिया। मैंने सोचा भाई, क्योंकि वो तो एक बहुत बड़ी संस्था है ना, हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं, तो मैंने कहा ये परेशान करेंगे। तो फिर मैंने उनसे कांटेक्ट बंद कर दिया और मैंने फिर दुबई से इंतज़ाम किया अपने जाने का। तो वीज़ा मुझे मिल चुका था, तो मैं बांग्लादेश से, ढाका से दुबई गया, और दुबई से उस समय काम एयरलाइंस जाती थी, तो उसकी फ़्लाइट से मैं काबुल पहुंचा। और फिर मैंने वहाँ से काबुल पहुँचने के बाद अपना जो अभियान था वो शुरू किया। तो शुरुआती जो मुझे जानकारी थी कि जहाँ पे इनकी समाधि है, तो वो ये था कि भाई कंधार में है। तो मैं कंधार पहुँचा, तो कंधार में मैंने खोजबीन करी, तो वहाँ पर मुझे वो चीज़ नहीं मिली। फिर उसके बाद वापस काबुल आया, कई लोगों से जानकारी हासिल करी, तो कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि भाई कहाँ पे है पृथ्वीराज चौहान जी की समाधि। तो फिर मुझे करीब 1.5 महीना लगा, और इस दौरान मैं काबुल के, अफ़गानिस्तान के अलग अलग जगहों पर गया। ये 1.5 महीने में आपका रहना खाना, किन किन लोगों ने आपका सपोर्ट किया? क्या आज भी उनके लिए आप शुक्रिया अदा हैं? जी, शुक्रिया तो मैं हमेशा करता हूँ उनका, आज भी शुक्रिया करता हूँ। लेकिन क्या है कि मैं यहाँ से अकेले गया था, तो वहाँ पे कोई मेरा ऐसा सपोर्ट नहीं था, या ऐसी कोई पहचान नहीं थी कि मैं किसी के पास पर्टिकुलर गया हो कि भाई अब आप मेरी सहायता कीजिए। तो समय समय पर लोग मिलते गए, और किसी ने जो है पैसों के लालच में हेल्प करी, या किसी ने मेरे अच्छे बिहेवियर के कारण हेल्प करी, और इस सब का रास्ता बनवाया ईश्वर ने, क्योंकि ईश्वर की ऐसी इच्छा थी। चाहता था कि आप पृथ्वी, बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर चाहते थे कि वो रास्ता मेरा बने। तो उसके लिए मैं गजनी गया, हेरात गया। हेरात जो है बिल्कुल ईरान बॉर्डर पे है। तो मतलब अनेक स्थानों पे गया अफ़गानिस्तान के, और करीब 1.5 महीने के प्रयास के बाद मुझे पता चला कि जो गजनी है, गजनी के पास एक जगह है देयक। तो देयक में हमारे आखिरी हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी समाधि मौजूद है,
और वो ऐसी जगह थी कि वो पूरा मतलब तालिबानियों का गढ़ था और ग्रामीण इलाका था। और जो मोहम्मद गौरी जिसको हम बोलते हैं, उनका पूरा नाम जो है वो मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी है। तो गौरी की जो कब्र थी वो एक बड़ा मुसल्लम बना हुआ था, मकबरा जिसको बोलते हैं। और उस मकबरे के बाहर जो है, जो पृथ्वीराज चौहान जी और जो उनके कवि थे चंद्र बरदाई जी, उन दोनों की जो है मिट्टी की कब्र जो है बाहर बनी हुई थी। और लोग जब वहाँ पे ज़ियारत करने के लिए जाते थे तो जूते चप्पल जो है वो उनकी कब्र के समाधि के ऊपर रखते थे, तब वो अंदर जाते। आपने ये मैंने वीडियो शूट किया, फिर बड़ी मुश्किल से, उन्होंने तो अलाउड नहीं किया था लेकिन फिर भी कर लिया। और फिर मैंने ये प्लानिंग शुरू करी कि कैसे मैं इसकी खुदाई करूं और इसको वापस भारत लाऊं। वहाँ भी तो सिक्योरिटी का वहाँ पे ऐसे कोई, देखिए सरकार नाम की तो वहाँ पे कोई चीज़ है नहीं, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी कोई सिक्योरिटी थी। लेकिन गाँव के जो लोग थे वो खुद एक तालिबानी, तो क्या हथियार तो वहाँ सभी के पास है, तो वो तो गाँव के अंदर थी, वहाँ तो जाने से भी लोग डरते। हाँ है ना। तो इसलिए सिक्योरिटी मतलब गांव की ही सिक्योरिटी थी, इलाके की लोगों की सिक्योरिटी थी। और फिर उन्होंने कभी ऐसा इमेजिन तो किया नहीं होगा कि भाई कोई यहाँ पे आएगा और इसकी खुदाई करेगा। तो वो तो उनके लिए एक मतलब वैसी जगह थी, कोई हीरे जेवरात तो थे नहीं वहाँ पे कि भाई उसकी, उन्होंने सोचा ही नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा और सम्राट की अस्थियां लेके चला जाएगा। हाँ, तो उसमें फिर मैंने अलग अलग प्लानिंग्स बनाई कि भाई कैसे इसको खोद के लाया जा सकता है। तो उसमें भी कई प्लानिंग फेल हो गई शुरुआती, और फिर आखिरी में जो सक्सेस मिली वो ये हुआ कि रात को हमें एक मेरे साथी बनाया वहाँ पे, तो उसको मैं लेके गया और रात को हमने खुदाई की। और मतलब उनकी मिट्टी और जो कुछ अन्य सामान था वहाँ पे जो इस बात की मतलब संकेत देता था कि भाई हाँ पुष्टि करता था, तो वो सारी चीज़ें लेकर जो है मैं वापस भारत आया। और बल्कि जो मेरा साथ था वो मोहम्मद गौरी की जो कब्र थी उस पर हथौड़ा मारने लगा। तो मैंने कहा कि भाई इसको मत तोड़। क्या वो अफगानिस्तानी था? नहीं, हाँ वहीं का था। हाँ मतलब अफ़गानिस्तानी नहीं था, एक था तो वो दूसरी कंट्री का। लेकिन नफरत करता होगा तभी तो हाँ मतलब उसको आइडिया नहीं था एक्चुअली कि मतलब करना क्या है, तो वो हथौड़ा लेकर उस पर मारने लगा। तो मैंने कहा कि भाई फिर इनमें और हम में क्या अंतर रह जाएगा। भाई मोहम्मद गौरी जो हैं वो भी बहादुरी थे। भाई पृथ्वीराज चौहान और उनका युद्ध हुआ, भाई दो लोग आपस में लड़े, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी ने हमें हरा दिया तो हम उसको बेइज्जत करें, है ना, या हमने किसी को हरा दिया तो हम उसको बेइज्जत करें। तो वो इतिहास की चीज़ें हैं। पृथ्वीराज चौहान जी इस देश के चाहे हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों सभी के आदर्श हैं। तो गौरी जो हैं वो उनके आदर्श हैं, है ना। तो मैंने कहा भाई इसको तोड़ना नहीं है, हमें जो चीज़ लेनी है हम वो लेंगे। हाँ, तो लेकर फिर वापस भारत आया और फिर कोलकाता में जो है जो गंगा जी है वहाँ पे जो उनकी मिट्टी थी उसका कुछ हिस्सा मैंने वहाँ पे गंगा जी में प्रवाहित किया। जब वहाँ से आप लेकर आए तो ये लोगों को कैसे पता चला कि आपने पृथ्वीराज सम्राट का अस्थियां लेकर आए हैं वहाँ से? इसकी क्या है, मैंने बाकायदा वीडियोग्राफी की थी, तो सब चीज़ की मतलब खुदाई करते हुए भी, उससे पहले भी, तो हर चीज़ की मैंने वीडियो बनाई थी। तो वो जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने जितने भी जो न्यूज़ चैनल थे उनको वो वीडियो भेजा अपना उसकी सीडी बनाकर, तो सभी फिर न्यूज़ के द्वारा जो है लोगों तक ये जानकारी मिली। उसके बाद ही लोगों के दिलों में आप राज करने लगे और कहा जाता है कि लोग आपको बहुत ही सम्राट के रूप में देखने लगे। इस पर आप क्या कहेंगे और लोगों से क्या कहना है आपका? देखिए, ये मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा, मेरी तो कोई हैसियत नहीं है, ये सब डेस्टिनी होती है। मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ रुड़की में, वो एक ज़मींदार परिवार है। हज़ारों बीघे ज़मीन मेरे दादाजी के पास थी। बहुत ही अच्छी स्कूलिंग हुई मेरी, बहुत ही अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई। सब चीज़ बहुत अच्छा होने के बाद भी मैंने 13 साल जीवन के जेल में काटे।
तो दूर दूर तक भी कोई मेरा जीवन में जेल से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मेरे वो भाग्य में लिखा था। ऐसे ही मेरे भाग्य में लिखा था कि तिहाड़ जेल में जाने के बाद मैं तिहाड़ जेल से फ़रार होऊंगा, क्योंकि अगर मैं तिहाड़ जेल ना पहुंचता तो हो सकता है मुझ में उतनी हिम्मत भी ना बनती कि मैं अफ़गानिस्तान तक जाऊं। जो काम सरकार नहीं कर पाई। हाँ, तो क्या होता है कि ये जो है ना, ईश्वर एक रास्ता बनाता है। भाई प्रभु श्री राम है जो हम सबके आदर्श हैं, भगवान है हमारे। तो अगर वो उनको जंगल नहीं जाते, वो वन में नहीं जाते, तो भगवान का रूप थोड़ी ना बन पाते, है ना। वो जब उनको वनवास हुआ, वो रावण का वध किया, है ना। तो ये सब बहाने बनते हैं लाइफ के अंदर। तो मेरी डेस्टिनी थी, और क्योंकि डेस्टिनी थी, ईश्वर ने उसमें मेरे को सफलता दी और वो काम हाथ से करवाया जो पिछले 800 सालों से नहीं हुआ था। तो इसी कारण से लोग जो है, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से किया। देखिए, मैं 2.5 साल एस्केप रहा, लेकिन मैंने कोई क्राइम नहीं किया, है ना। मैंने किसी से कोई बदमाशी नहीं दिखाई। अदरवाइज़ तो कोई और होता, किसी और को ऐसा मौका मिलता तो वो कहता कि भाई अफ़गानिस्तान बाद में चले जाएंगे, पहले कुछ 50-100 करोड़ रुपए कमा लो, इतना नाम है। तो इस नाम का जो है फ़ायदा उठा के लोगों को धमका के, या है ना, इस तरह से गलत यूज़ कर लो। हाँ 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 हाँ, तो हमने इस तरह से कभी नहीं किया। और लोग, जनता जो है उसको देखती है, जो सरकार है, जो पुलिस है हमारे। उस समय जब मैं वापस सरेंडर करके आया तो उस समय आईजी थे अपने करनैल सिंह जी। तो उन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने कहा कि शेर सिंह, मैंने अपने इतने बड़े कैरियर में एक भी व्यक्ति नहीं देखा जिसको इतना बड़ा मौका मिला हो, और जिसने अपने खर्चे करके मतलब देश के लिए काम किया, जबकि वो उसी दौरान अपने नाम का फ़ायदा उठा के जो है गलत काम करके कई 100 करोड़ रुपए कमा सकता था। युवाओं के लिए जो राष्ट्र प्रेम की एक परिभाषा कहे तो आपको देख सकते हैं, क्योंकि आपने राष्ट्र प्रेम में ही इतना बड़ा कदम उठाया है। देखिए, राष्ट्र प्रेम तो नो डाउट, मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं अपने लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। भारत के हर नागरिक से, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उससे हम प्रेम करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक हिंदू हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, मुझे गर्व है कि मेरे जो माता पिता हैं उनके ऊपर। तो हमें ये गर्व है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भारतीय हूँ तो किसी दूसरे देश के से चिढ़ता हूँ, मैं हिंदू हूँ तो किसी दूसरे जो रिलीजन है उससे मैं उसको लाइक नहीं करता या उससे चिढ़ता हूँ, या मैं राजपूत हूँ तो किसी दूसरी जाति से चिढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं जिसमें ईश्वर ने मुझे पैदा किया, जन्म दिया, उससे मैं प्यार करता हूँ और दूसरों को भी साथ लेकर चलता हूँ, उनसे भी प्यार करता हूँ। और लेकिन जो मेरी जिम्मेदारी है ज़्यादा, तो उसको मैं नहीं। राजनीति की बात की जाए तो राजनीतिक जीवन आपका कैसा रहा, और जो आपकी पार्टी बनी थी क्या वो अभी भी चल रही है कि आपने उसे समाप्त कर दी? देखिए, मैं 2016 में तिहाड़ जेल से जो है रिलीज़ हुआ, और उसके बाद आने के बाद मैंने सामाजिक काम शुरू किया। करीब 1-1.5 साल तक मैं समाज के बीच में गया, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो अलग अलग जाति वर्ग के लोग हैं, उन्होंने छोटे छोटे राजनीतिक दल बना लिए हैं। जैसे निषाद पार्टी है, जैसे अपना दल है, जैसे ओपी राजभर जी की पार्टी है, या हम वेस्टर्न यूपी की बात करें तो हमारे जाट भाइयों ने आरएलडी बनाई हुई है। और ये छोटी छोटी पार्टियां बना के ये सरकार में हिस्सा बन जाती हैं, चाहे सरकार बीजेपी की आए और चाहे सरकार कांग्रेस की आए। तो फिर ये उसका हिस्सा बन के क्या करती हैं कि सिर्फ अपने जो जाति है उस जाति विशेष के लिए जो है चीज़ें हासिल कर लेती हैं। हाँ, मतलब कार्य करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये दूसरे समाज का भी हक छीन के अपने समाज को देने का प्रयास करती हैं और सरकार के ऊपर दबाव बनाती हैं। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई जो जनरल कास्ट है, जो क्षत्रिय समाज है या ब्राह्मण है या वैश्य हैं, इनका भी एक अपना राजनीतिक दल होना चाहिए। और हम इस नारे के साथ काम करते हैं कि ना किसी का अधिकार छीनेंगे,
ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। जब हम वहाँ पे बैठें पार्लियामेंट में या विधानसभा में, तो हम यही बात रखें कि भाई ठीक है, अगर 10 नौकरियाँ हैं तो 10 नौकरियाँ हैं तो आप हमारे दलित समाज के भाइयों को भी दीजिए, हमारे पिछड़े समाज के भाइयों को भी दीजिए, लेकिन हमें आप मत दबाइए, हमारा भी अधिकार दीजिए। आपको अगर किसी को ऊपर उठाना है, अगर आपको कुएं से किसी को ऊपर निकालना है, बाहर निकालना है, तो उसको आप हाथ पकड़ के ऊपर खींचिए ना। जो ऊपर खड़ा हुआ है उसको नीचे क्यों गिर रहे हैं आप? भाई समाज को आपको बराबर करना है, तो समाज को बराबर करने का मतलब ये नहीं है कि जो ऊपर खड़ा है उसको आप नीचे ले आओ। बराबर करने का सरकार का ये मतलब होना चाहिए कि जो नीचे खड़ा है उसको आप ऊपर ले जाके उसके पास खड़ा कर दो, जिससे देश जो है वो तरक्की के रास्ते पर चले। तो हम इस एजेंडे पर काम करते हैं, और जो हमारी पार्टी है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, वो उसका ये मिशन है और हमारा ये नारा है, हम हैं राष्ट्रवादी, क्योंकि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं। और दूसरा नारा है कि ना हम किसी का अधिकार छीनेंगे, ना किसी को अपना अधिकार छीनने देंगे। बिहार की बात की जाए तो बिहार का चुनाव आने वाला है, क्या उधर से भी आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी को खड़ा किया है? जी बिल्कुल, बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार का चुनाव हम सन 2000 में भी लड़े थे, जो सन 2000 में चुनाव हुआ, 2020 में जो चुनाव हुआ था, तो 2020 में हम लोग जो है 24 सीटों पर चुनाव लड़े थे और कुछ सीटों पर हमारा तीसरा नंबर आया था। हम जीत नहीं पाए थे क्योंकि कोरोना काल था और पहली बार हम लोग वहाँ चुनाव लड़ रहे थे। इस बार पिछले 5 सालों में हमारा बहुत संगठन का ढांचा बहुत मजबूत हुआ है, और अभी जो है जो तेज प्रताप जी हैं, जो लालू यादव जी के जो बड़े वाले सुपुत्र हैं, तो उन्होंने भी एक अपना संगठन बनाया है। तो उनसे हमारा अभी 10 दिन पहले गठबंधन हुआ है पटना में, और हम लोग मिल के चुनाव लड़ने वाले हैं, और कुछ दूसरे छोटे राजनीतिक दल भी हम इसमें शामिल करेंगे। और इसका हमने जो है नाम बिहार गठबंधन रखा है। जैसे इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, तो ऐसे ही हमने बिहार गठबंधन रखा है, क्योंकि बात यहाँ पर बिहार की हो रही है, तो इसलिए बिहार का गठबंधन हमने। 2027 में यूपी का चुनाव है, क्या उसमें भी लड़ने की? जी बिल्कुल, यूपी और उत्तराखंड में 27 में चुनाव होंगे, और हमने पिछले बार भी उसमें भाग लिया था। इस बार हम उससे बढ़ चढ़ के लेंगे, क्योंकि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो तब हमारी जो पार्टी है वो नई नई बनी थी। तो इस पिछले काफ़ी सालों में हमने जो अच्छी तैयारी कर ली है, और मुझे विश्वास है कि जो अगली सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें हम भी भागीदार भी होंगे और हम हिस्सेदार भी होंगे। हमारे युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहिए, क्योंकि आजकल के युवा जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, आपको भी पता है कि देश में सनातन और एक तरफ अदर कास्ट के बीच काफ़ी घमासान मचा हुआ है, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें आप? देखिए, मेरा स्पष्ट संदेश है अपने युवा साथियों को कि देखिए, आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो 4 स्तर की होती हैं। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी होती है अपने परिवार की, दूसरी होती है अपने समाज की, तीसरी होती है अपने धर्म की, चौथी होती है अपने देश की। तो आपने अगर देश की बात करनी है तो जो भी देश का नागरिक है, जब वो सब तरक्की करेंगे तभी देश तरक्की करेगा। तो देश में जो है मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं। तो हम जब सबको साथ लेकर चलेंगे तब देश तरक्की के रास्ते पर चलेगा। तो दूसरी बात होती है हिंदू धर्म की या फिर अलग रिलीजन की। तो हम अपने धर्म से प्यार करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर गर्व करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम दूसरे के किसी रिलीजन फंक्शन में या रिलीजन मैटर में बेवजह उसमें जो है टांग अड़ाएं, उसको परेशान करें, तो ना तो हमारा धर्म ये सिखाता है, ना इंसानियत ये सिखाती है, और मैं इसको बिल्कुल फेवर नहीं करता हूँ। मेरा युवाओं से निवेदन है कि आपकी पहली जिम्मेदारी जो है अपने परिवार के प्रति है, तो आप कोई अच्छे रोज़गार, अच्छी पढ़ाई की तरफ पहले ध्यान दीजिए। जब आप खुद किसी काबिल पद पर बैठ जाएंगे तो आप अपने परिवार की, देश की, समाज की या जिसकी भी आप सेवा करना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो युवाओं से मेरा यही निवेदन है
कि आप अपने भविष्य पर ध्यान दीजिए और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको कि आप अच्छा भविष्य प्राप्त करें, उज्जवल भविष्य हो और राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी आपके अच्छे भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो है दिन रात मेहनत कर रही है, काम कर रही है। एक छोटा सा लास्ट सवाल, जो आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें आपकी मुख्य मुद्दे और मुख्य चीज़ें क्या होंगी अगर आपकी सरकार आती है या आपके सपोर्ट से सरकार बनती है? देखिए, बिहार का मुख्य मुद्दा जो है हमारे पार्टी का वो है बेरोजगारी। पूरे देश के अंदर मैं गया हूँ, हर राज्य में गया हूँ और मैंने हर राज्य में जाके ये नोटिस किया है कि आप कहीं पर भी जाएंगे तो बिहार के जो हमारे भाई हैं वो वहाँ पर मजदूरी करते हुए मिलेंगे। चाहे आप गुजरात जाइए, पंजाब जाइए, हरियाणा जाइए, महाराष्ट्र मुंबई जाइए, कहीं साउथ में जाइए आप, तो हमारे बिहार के भाई जो है वहाँ पर, और बल्कि मैं तो कहूँगा पूर्वांचल के भी, आज हम बनारस में मौजूद हैं तो पूर्वांचल के भी यही इधर के ही लोग जो है दुर्भाग्यवश जो है दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं। और ये मजबूर किसने किया है? यहाँ की सरकार ने, क्योंकि यहाँ की सरकार वो लोगों के लिए उतने प्लेटफॉर्म नहीं बना पाई कि उनको अपने जगह पर ही जो है रोज़गार मिल जाता। तो हमने अपने बिहार के साथियों से, बिहार की जनता से ये वादा किया है राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने कि या तो हम आपको बिहार के अंदर ही रोज़गार उपलब्ध कराएंगे हर युवा को, और अगर रोज़गार उपलब्ध नहीं करा पाए तो बेरोज़गारी भत्ता देंगे। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आपको जो है 20,000 बेरोज़गारी भत्ता, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको 12,000, और अगर आप इंटरमीडिएट तक हैं तो आपको 8,000 जो है बेरोज़गारी भत्ता देंगे अगले 5 वर्षों तक। तो ये हमारी स्कीम है। तो हमारे साथ थे शेर सिंह राणा, जिन्होंने अपना जीवन परिचय खुद ही आपको बताया और रूबरू कराया कि जो पंकज सिंह नाम गूगल में आता है वो एकदम फेक है और ये नाम उनका नहीं है। तो आप जानिए और समझिए, और युवाओं से अपील भी की है कि युवा को अपना रोजगार, अपनी नैतिकता और अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, ना कि किसी बेफालतू के झगड़े में पड़ना चाहिए। नमस्कार।